आज हम मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्सरसाइज 10.2 के लिए क्या इंट्रोडक्शन है हमारा। इसमें बहुत सारी बातें हमको देखनी है, समझनी है, स्टडी करनी है। उसमें सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये कि सदिशों का योग आप कैसे करते हैं। हालांकि वेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ स्टडी आप अपनी भौतिक विज्ञान में करते हैं, अपनी फिजिक्स में करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी आता है तो हमको यहाँ पर भी जरूरी है बताना। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन आप देखें। सबसे पहले हम यहां सीखने जा रहे हैं सदिशों का योग कैसे करते हैं। सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा गौर से देखिए, जैसे आपको सदिशों का योग करने के बेटा हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड हमारे पास सदिशों का योग करने का है त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम जिसे हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है त्रिभुज नियम में, जैसे आपको दो वेक्टर दे दिए गए, एक वेक्टर आपको ये दे दिया गया वेक्टर बी और एक वेक्टर आपको ये दे दिया गया वेक्टर ए, और आपसे बोला गया कि इन दोनों वेक्टर्स को आपको ऐड करना है और इन सदिशों को जोड़ने से परिणामी जो आएगा उसकी वैल्यू बतानी है। और जोड़ना आपको किस नियम से है? त्रिभुज नियम से आपको जोड़ना है। इसका परिमाण और इसकी दिशा अलग है, इसका परिमाण और इसकी दिशा अलग है। परिमाण का मतलब इनकी लंबाई। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परिमाण और दोनों की दिशाएं अलग हैं। इनको हमको जोड़ना है और जोड़ करके इनका परिणामी पता लगाना है। क्या होगा रिजल्टेंट और कैसे ऐड करेंगे? ट्रायंगल लॉ से। आप ध्यान से देखिए, जब ये दो वेक्टर दिए गए तो सबसे पहले हम इन दोनों वेक्टर्स में किसी एक वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे। कोई भी एक वेक्टर आप बना लीजिए। मान लिया कि हमने सबसे पहले बनाया वेक्टर ए। कितना बड़ा बनाएंगे? आंसर है जो इसका परिमाण होगा और जो इसकी दिशा होगी, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का वेक्टर हम यहां पर बना लेंगे। ये कौन सा वेक्टर हमने बना लिया? वेक्टर ए। वेक्टर में हमारे पास एक रूल आपको मिलता है, एक नियम आपको, एक सुविधा आपको मिलती है कि वेक्टर्स को कहीं भी आप खिसका के ले जा सकते हो। लेकिन अगर वेक्टर ए ऐसा है तो ना तो आप परिमाण बदलोगे ना आप दिशा बदलोगे, उसको यहां से खिसका के यहां ले जाओ, यहां ले जाओ, यहां ले जाओ, ऐसा ही रखोगे आप। ऐसा नहीं कर दोगे कि इसको खिसकाया आपने और ऐसा कर दिया ना। आप इसको स्लाइड करते वक्त, खिसकाते वक्त दो चीजें नहीं बदल सकते, ना तो परिमाण बदल सकते हैं और ना आप दिशा बदल सकते हैं। बाकी खिसका के चाहे जहां ले जाओ आप इसको। तो हमने वेक्टर ए को यहां बनाया, कितना बड़ा? जो इसका परिमाण था, किस दिशा में? जो इसकी दिशा थे। ये समझ लो कि हमने यहां से खिसका के यहां इसको रख दिया। अब इसके साथ हमको ये वाला वेक्टर ऐड करना है, जोड़ना है। तो कैसे ये वाला वेक्टर जोड़ेंगे? तो आंसर है इस वेक्टर को भी खिसका के ले जाइए आप। ये सुविधा आपके पास है, आप इस वेक्टर को खिसका के ले जाइए। पर ध्यान रहे क्या नहीं बदलना चाहिए? परिमाण और दिशा नहीं बदलनी चाहिए। ऐसे ही खिसका के ले जाओ। तो कहां भाई रखें जाके इसको खिसका के? तो आंसर है इसकी जो ये टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे ले जाओ बस आप। ना तो परिमाण बदलना ना दिशा बदलना। इसकी टेल इस वेक्टर की हेड के साथ लगा दो ऐसे। ये कौन सा वेक्टर आ गया? बी। जो डायरेक्शन इसकी थी वही डायरेक्शन हमने इसकी बना दी। देखो जितना लंबा ये था उतना ही लंबा ये वाला वेक्टर भी हमने बना दिया। तो परिमाण भी वही रखा, दिशा भी वही रखी, केवल हम उसको खिसका के ले आए और पहले वेक्टर के हेड से जोड़ दिया। तो अब वेक्टर ए और वेक्टर बी हमने जोड़ दिए। अगर जोड़ दिए तो कुछ जोड़ इनका आएगा, कोई आंसर मिलेगा आपको जोड़ने से। जैसे अचर नंबरों को जोड़ते थे तो कुछ आंसर आता था ना, ऐसे सदिशों को जोड़ने से कुछ वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कितनी आएगी?
तो उसके लिए बताया यह जाता है कि जो पहला वेक्टर था उसकी टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, टर्मिनल पॉइंट आप इसकी टेल से इसके हेड को ऐसा सीधा मिला दीजिए। ये एक जो वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी कहा जाएगा। और इसको प्रदर्शित करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर क्या प्रदर्शित करता है? आंसर ये सदिश ए और सदिश बी के योगफल को प्रदर्शित करता है। डायरेक्शन क्या लेनी है उसकी? डायरेक्शन हमको लेनी है फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ, ऐसे दिशा हमको लेनी है। अब आप इसको अगर मेजर कर लोगे, इसको नाप लोगे, तो यही वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन आ जाएगा, उसका योग आ जाएगा। इस तरह से दो सदिशों को हम जोड़ते हैं और इस नियम का नाम क्या रखा गया? त्रिभुज। क्यों त्रिभुज नियम? त्रिभुज नियम इस वजह से क्योंकि ऐसा करने के बाद आप देखेंगे एक फिगर आपको मिलेगा और वो कैसा होगा? त्रिभुज जैसा दिखेगा। हम चाहते तो बी में भी ए को ऐड कर सकते थे। कैसे? फिर से बनाओ, देखो। सबसे पहले बी बना लो आप, तो बी बना लो, तो बी हमने बना लिया भाई, ऐसे खिसका के हम इसको ले आए। ना तो हम परिमाण बदल सकते हैं और ना हम दिशा बदल सकते हैं, हम सिर्फ उसको ऐसे 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 ऐसे, चाहे जहां रखेंगे रहेगा वो ऐसा ही और उतना बड़ा ही रहना चाहिए। स्लाइड करने का फ्रीडम आपके पास है, उसका परिमाण और उसकी दिशा बदलने का अधिकार आपको नहीं है। हमने बी बना दिया जैसा का तैसा, बस खिसका के यहां ले आए। अब हमको इसमें से ए ऐड करना है, ए जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे? वही नियम, आप ए को खिसका के ले जाओ। कहां ले जाओ? बी के पास। कैसा रखना है बी के पास खिसका के? इसकी जो टेल होगी वो इसके हेड में रख देनी है। ये हमने ए बना दिया, देखो उतना ही परिमाण और वही दिशा के साथ हमने इसको केवल ऐसा स्लाइड करके यहां रख दिया, बस। अब दोनों जुड़ गए। जुड़ने से जो रिजल्टेंट आएगा, जो परिणामी आएगा, वो कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? तो आंसर है वो प्रदर्शित किया जाएगा पहले वेक्टर की टेल से अगले वेक्टर के हेड को मिलाइए, ऐसे। ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये ए और बी दोनों के परिणामी को व्यक्त करेगा। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। और आप देखेंगे चाहे आप पहले ए रखो बी बाद में रखो, उसकी वैल्यू निकालो जोड़ करके, या बी पहले ए बाद में रखो उसकी वैल्यू निकालो, दोनों वैल्यूज आपस में कैसी आएंगी? दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल ही आएंगी। तो उसमें यह बंधन नहीं है कि किसको पहले बनाया जाए किसको बाद में बनाया जाए, किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में आप बना सकते हो। और इस नियम को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ। सदिशों को जोड़ने की हमारे पास एक और विधि है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड, इसको बोला जाता है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम में क्या करते हैं? फिर से यही दो वेक्टर, सपोज कि यही दो वेक्टर हमको ऐड करने हैं। यही दो वेक्टर हमने किसके नियम से जोड़े? त्रिभुज नियम से। यही दो वेक्टर हम किस नियम से जोड़ना चाहते हैं? समांतर चतुर्भुज नियम से। बड़ा इजी है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको एक वेक्टर आप ऐसा खिसका के ले आओ। ये वेक्टर हमने कौन सा ले लिया? वेक्टर ए। उस वाले वेक्टर की लंबाई इस वेक्टर की लंबाई से कितनी कम या ज्यादा होगी? बराबर, बिल्कुल। आप बदल नहीं सकते। आपको केवल किस काम के लिए स्वतंत्रता मिली है? खिसकाने की। आपको अधिकार नहीं कि किसी का मैग्नीट्यूड और उसकी बिचारी की डायरेक्शन आप चेंज कर दे। यू हैवंट एनी राइट। आपके पास कोई इस प्रकार का अधिकार नहीं है। खिसकाने का अधिकार मिला है, उसी का यूज करो, बाकी ज्यादा मत नहीं करिए। इसके बाद इसके साथ मुझे किसको ऐड करना है? बी को ऐड करना है ना, तो चलो बी को भी खिसकाओ और खिसका के ले जाओ कहां? ए के पास। अब लेकिन इस बार रखना कैसे? ए के पास तो हम ले जाएंगे, पर हमको रखना कैसे है? आंसर है इस बार
एक ही टेल में ही बी की टेल को जोड़ देना है आपको। ऐसा खिसका के लाओ कि एक ही टेल से बी की ये टेल जुड़ जाए, तो खिसका के ले आए हमेशा भाई इस तरह से। ये हमने बना दिया वेक्टर बी, बिल्कुल सेम वैसा ही बना दिया हमने। अब इसके लिए ये चीज समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, अगर जोड़ दिया, कहां है परिणामी, रिजल्ट कहां है इसका? आपने जोड़ दिया तो कुछ आंसर आएगा ना, वेयर इज दैट आंसर? तो बड़ा सिंपल है, आपको एक काम करना है, आपको समांतर चतुर्भुज पूरा करना है। कैसे? यहां से इसके समांतर एक लाइन खींचनी है, यहां से इसके समांतर, ये हमने लाइन खींच दी। फिर यहां से इसके समांतर एक लाइन खींचनी है आपको, तो इसके समांतर भी एक लाइन हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे। जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इन दोनों वेक्टर का ये कॉमन पॉइंट है, क्योंकि ये वेक्टर बी यहीं से स्टार्ट हुआ है और बी वेक्टर बी भी यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो ये दोनों वेक्टर का कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट से कटान बिंदु को मिला दीजिए ऐसे। ये जो लाइन आपको दिखेगी, यही लाइन इन दोनों सदिशों का क्या प्रदर्शित करेगी? यही लाइन इन दोनों सदिशों का परिणामी प्रदर्शित करेगी। तो इससे लास्ट में ये फिगर कैसा बन जाता है? समांतर चतुर्भुज की तरह, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? समांतर चतुर्भुज नियम। अब बताएं, क्या समझ आया आपको जोड़ना? समांतर चतुर्भुज नियम में कैसे जोड़ोगे? उसी परिमाण और उसी दिशा के साथ वेक्टर को खिसकाएंगे और एक वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर का क्या जोड़ देंगे? टेल। इसके बाद इसके शीर्ष से इसके समांतर लाइन खींचेंगे, इसके शीर्ष से इसके समांतर लाइन खींचेंगे। जहां पर दोनों लाइंस काटेंगी, दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट को उसी बिंदु से मिला देंगे। ये जो लाइन लंबी सी बन के आएगी, यही वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या होगी? योग होगी, एडिशन होगी उसका। समझ आया आपको? और देखिए, बेसिकली ये त्रिभुज नियम ही है। कैसे? बेटा, अगर ये वेक्टर बी है तो ये क्या है? आप थोड़ा सा याद करें, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर भी होती हैं। तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या हुआ? अब इसको छोड़ दो, इसको देखो, केवल कुछ दिख रहा है? अभी त्रिभुज नियम में यही तो करके आए हैं। सो पैरेललोग्राम मेथड इज बेसिकली अ ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये कुछ अलग नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ ही है, इस पे लग रहा है। समझ आया कि नहीं आया आपको? इसको छुपा लो, इसको देखो, वही चीज बनी हुई है। बस ये अगर ए है तो ये भी क्या होगा? ये भी वेक्टर ए होगा। और अब आप इसको छुपा लो तो वह दूसरा वाला फिगर आपको दिख जाएगा। समझ आया? सो दीज आर द टू मेथड्स कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, उनका तरीका क्या है। ये बहुत जरूरी है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें अगर आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो आपको ये आना ही चाहिए। ठीक है, प्लीज जल्दी से नोट करें आप इसे। इसके बाद हम लोग सदिशों का घटाना भी देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे करेंगे आप। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये बड़ा आसान है और एक्चुअली ये वेक्टर्स का एडिशन ही है। बेसिक रूप से अगर देखोगे तो ये सदिशों का योग ही है, लेकिन घटाना कैसे हो रहा है फिर? तो देखिए जरा ध्यान से। अब उन्होंने बोला कि ए में से बी को माइनस करो। थोड़ा गौर से देखिएगा बेटा, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और हमको बोला गया कि आप क्या निकालो? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करके बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अब हम कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वेक्टर ए है तो वेक्टर ए को, वेक्टर ए के आगे कैसा साइन है? पॉजिटिव। तो वेक्टर एक में आपको कोई बदलाव नहीं करना है, केवल ये करना है कि इसको ज्यों का त्यों ऐसा ही खिसका लेना है आपको। तो ये हमने वेक्टर ए ऐसा ही खिसका लिया, ये हमने बना दिया वेक्टर ए। ठीक, अब हमको वेक्टर बी को माइनस करना है।
तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इधर की तरफ अगर बना है तो ये क्या है, वेक्टर बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका माइनस वेक्टर बी क्या होगा, अभी पिछली क्लास में ये आपने विपरीत सदिश पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए नेगेटिव वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर बी है तो उतने ही परिमाण का और उल्टी दिशा में अगर वेक्टर खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बी को प्रदर्शित करेगा। नहीं समझ में आया? उतने ही परिमाण का और अगर विपरीत दिशा में हम एक वेक्टर बना देंगे तो अगर ये बी है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको क्या करना है, इस वेक्टर ए में जोड़ना है। किसको जोड़ना है, बी को कि माइनस बी को? आंसर है माइनस बी को। अब आपको जोड़ना है, तो माइनस बी को जोड़ना, तो माइनस बी तो ये ऐसा है, तो ठीक है, ऐसे ही खिसका के ले जाओ आप इसको, ऐसे ही खिसका के ले जाओ, ना परिमाण बदलोगे ना दिशा बदलोगे, और खिसका के ऐसा ले जाओ कि इसकी टेल इसके हेड में आ जाए। रूल पूरा जोड़ने वाला ही यूज करोगे आप। ये ऐसा, ये कौन सा वेक्टर आ गया, माइनस बी। हमने ये वाला बनाया ना, इस बी का विपरीत, ये वाला तो नहीं बनाया, ये बनाया, इसको वहां भेज दिया, तो ये माइनस बी बन गया। अब ए और माइनस बी को हमने ऐड किया तो इनका परिणामी कहां मिलेगा आपको? फिर से वही तरीका है, कहां मिलेगा परिणामी बताओ? पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को आपको मिलाना है, ऐसा, इस तरह से। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट। आपने क्या किया हुआ है बताइए? आपने किया है वेक्टर ए में जोड़ा है कि घटाया है? गलत, आपने जोड़ा है। अगर ये जोड़ने के नियम तो लगाया हमने, आपने रूल कौन सा लगाया? अभी जोड़ने का नियम सीखा था, तो आपने एडिशन का ही तो लॉ लगाया है, माइनस का लॉ कहां लगा दिया आपने बताइए? तो आपने जोड़ा हुआ है, किसको? बस फर्क इतना है, जोड़ा किसको है, माइनस बी को ऐड किया है। इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो आपने वेक्टर ए में से माइनस वेक्टर बी को ऐड किया है, लेकिन उसका जो रिजल्ट हमको मिलता है वो वेक्टर ए में वेक्टर बी का माइनस मिलता है, बस इतना होता है। तो अगर हमको किसी एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को माइनस करना है तो उसकी तरकीब क्या रहेगी? जिसको माइनस करना है उसका क्या बदल दोगे? दिशा बिल्कुल उल्टी कर दोगे उसकी दिशा। परिमाण कितना लोगे उसका? परिमाण उतना ही, दिशा को बिल्कुल उलट देंगे, और उसके बाद फिर ए को और उस नेगेटिव वाले वेक्टर को हम एडिशन लॉ से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे हम उसको, और आप पाएंगे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आपको मिल चुका है। क्या अगर हम आपसे कहें कि बी माइनस ए करके दिखाओ तो आप करके दिखा सकते हो? कैसे करोगे बताइए? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कैसे निकालोगे? सबसे पहले किसको बनाओगे? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करना है आपको। क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले कौन सा वेक्टर बनाए? वेक्टर बी बनाया जाए। तो बी कहां है? ये वाला है कि ये वाला? ये वाला है, तो वेक्टर बी बना दिया जाए सबसे पहले। ये हमने बना दिया वेक्टर बी। इसके बाद आपको बी के साथ क्या जोड़ना है? माइनस ए जोड़ना है। वेरी गुड। तो ये क्या है? ए माइनस ए कैसा होगा? परिमाण इतना ही होगा, दिशा उलट जाएगी। ये माइनस ए है, तो बी के साथ इसको ऐड कर दो। ऐड करने का तरीका आपको याद ही है, पहले के हेड से दूसरे का टेल ऐड होना चाहिए। ये क्या है? माइनस ए। परिणामी कहाँ है इन दोनों का? तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाने से जो लाइन आपको मिलेगी वो परिणामी होगी। और याद रखें, ध्यान से देखिए, ये वेक्टर ऐसा, फिर ये ऐसा, तो परिणामी ऐसा नहीं। कुछ दिखाई दिया क्या मैंने बताया आपको? ये वेक्टर ऐसे, फिर ये ऐसे, तो क्या परिणामी ऐसे? ना, परिणामी इधर ही से जाएगा। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको ये रिजल्टेंट आपने निकाला।
आपने क्या किया है, आंसर है वेक्टर बी के साथ हमने वेक्टर -a को जोड़ा है। ऐसा करने से क्या मिला हमको, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये मिला हमको। समझ आई गई बात आपको? तो इस तरीके से आप एक में दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, घटा सकते हो। अब सदिशों के योग की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं कि सदिशों के योग के गुण क्या होते हैं। देखिए, सदिशों के योग में जो पहली प्रॉपर्टी आप देखेंगे वो आपको मिलेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्रम विनिमेय नियम या कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को हम बोलेंगे क्रम विनिमेय नियम। ये क्रम विनिमेय नियम में हमको क्या पता लगता है, क्रम विनिमेय नियम हमको ये बताता है कि अगर आप वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी वेक्टर बी को वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करने से आती है। समझ आ रहा है आपको कि सदिश ए को सदिश बी में जोड़ने से वही वैल्यू आएगी जो सदिश बी में सदिश ए को जोड़ने से आती है। क्रम बदल देने से दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कम्यूटेटिव लॉ है। दूसरा आपका नियम आएगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसको हम कहते हैं साहचर्य नियम। ये हमको क्या कन्वीनियंस देता है, क्या सुविधा देता है, ये हमको सुविधा देता है कि अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो आप पहले वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर लो, इसके बाद जो वैल्यू आए उसको आप वेक्टर सी में ऐड करो। अथवा आप ऐसा कर लो कि पहले आप वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड कर लो, जो आए बाद में उसमें क्या ऐड करो, वेक्टर ए। तो ये प्रॉपर्टी हमको बताती है अगर आप ऐसा करते हैं तो दोनों दशाओं में आपका आंसर कैसा आएगा, सेम ही आएगा। चाहे आप ए में बी को पहले ऐड करो बाद में सी ऐड करो उसमें, या पहले बी और सी ऐड करके उसमें बाद में ए ऐड करो, दोनों दशाओं में आपका आंसर सेम आएगा। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। दिस इज एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। इसके बाद यहां पर एक प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी। योग का तत्समक नियम। योग का तत्समक नियम, ये योग का तत्समक नियम आपको क्या बताता है? योग का तत्समक नियम आपको ये बताता है कि किसी एक वेक्टर ए है, कोई भी आपके पास एक वेक्टर ए है, उसमें ऐसी कौन सी चीज हम ऐड कर दें कि फिर भी वेक्टर ए ही बना रहे। वेक्टर ए है और उसमें कौन सी ऐसी चीज जोड़ दें उसके बावजूद भी वेक्टर ए बना रहे। तो आंसर है उसके साथ ऐड कर दो एक वेक्टर, शून्य वेक्टर, जीरो वेक्टर, जिसे आप नल वेक्टर भी कहते हो। ठीक है, तो ये आप ऐड कर दोगे तो क्या बना रहेगा, शून्य सदिश। ये बात समझ में नहीं आई आपको? शून्य के ऊपर वेक्टर देख के कुछ स्ट्रेंज तो नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि शून्य के ऊपर भी सदिश हम लगा सकते हैं। जैसे विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब अगर आपने यहां से चलना स्टार्ट किया इस जगह से और ऐसा घूमते 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 आप फिर यहां पर आ गए, तो आपका विस्थापन कितना है, 0। लेकिन ये विस्थापन राशि कैसी है, सदिश, तो उसके ऊपर हमको क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो ये 0 वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो 0 यहां पर मिला इसी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सदिश के लिए 0 वेक्टर 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ये योग का तत्समक
इसको माना जाएगा। किसी भी वेक्टर में इसको ऐड करने से वही वेक्टर बना रहता है, चेंज नहीं होता वो। फोर्थ, इसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी आती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, योज्य का ऐसा प्रतिलोम बोलते हैं इसको कुछ। योज्य प्रतिलोम आपको याद हो, शायद इससे पहले किसी क्लास में रहा हो। गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ऐसा कुछ था, नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। एडिटिव इनवर्स, योज्य का प्रतिलोम नियम, योग का प्रतिलोम नियम। तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम ऐसे समझेंगे कि एक वेक्टर आपके पास ए है, उसमें हम क्या ऐड कर दें जिससे ये वेक्टर 0 बन जाए। अब आप समझ गए क्या ऐड कर दें? आंसर है इसमें हमें माइनस वेक्टर ए ऐड कर देंगे तो फिर ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? वेक्टर 0 बन जाएंगे। इसलिए इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए। तो किसी भी सदिश का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जैसे हमने बोला वेक्टर बी का एडिटिव इनवर्स बताओ, माइनस वेक्टर बी। वेक्टर सी का एडिटिव इनवर्स बताओ, योगात्मक प्रतिलोम बताओ, माइनस वेक्टर सी। ठीक है, हमने पूछा वेक्टर ए का योगात्मक तत्समक बताओ, वेक्टर 0। ठीक है, ये चीज, इसको क्या बोलेंगे? योगात्मक तत्समक। और इसको क्या बोलेंगे? योगात्मक प्रतिलोम। तो ये हमने क्या पढ़ी? ये हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिशों के योग के कुछ गुण हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, जरूरत पड़ने पर फिर आपको नहीं याद आएगा तो प्रॉब्लम होगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट बेटा जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। एक अदिश से सदिश का गुणन, एक अदिश का सदिश से गुणन। मतलब हमारे पास एक सदिश राशि होगी और एक अदिश नंबर होगा, स्केलर नंबर होगा, और उसको हम सदिश से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? ध्यान से देखिए, जब किसी अदिश का गुणा सदिश से करोगे तो सदिश राशि मिलेगी। पहले तो ये आप दिमाग में रख लो कि अदिश का गुणा सदिश से करने से क्या मिलेगी आपको? आंसर है सदिश राशि प्राप्त होती है। एक तो ये याद रखेंगे। दूसरी चीज, जो भी सदिश राशि मिलेगी उसका क्या, उसमें दो चीजें होती है, परिमाण और दिशा। तो क्या इन दोनों में से भी उसका कुछ बदलेगा या कुछ भी नहीं बदलेगा? तो आंसर है एक बदलेगा, दूसरा नहीं बदलेगा। कौन बदल जाएगा? परिमाण बदल जाएगा और दिशा के बारे में बात करें तो दिशा नहीं बदलेगी। ठीक है, फिर से जब हम एक अदिश का सदिश से गुणा करते हैं तो आपको किस प्रकार की राशि प्राप्त होती है? सदिश राशि प्राप्त होती है। वो जो सदिश राशि मिलेगी, क्या उसके परिमाण में कोई परिवर्तन आ जाएगा? आंसर है आ जाएगा। क्या दिशा में कोई परिवर्तन आएगा? आंसर है नहीं आएगा। तो परिमाण में परिवर्तन आएगा तो परिमाण का क्या होगा? आंसर है जिस अदिश नंबर से आप गुणा करोगे परिमाण उतने गुना हो जाएगा। अगर आप 2 से गुणा करोगे तो परिमाण पहले का 2 गुना हो जाएगा। अगर आप 3 से गुणा करोगे तो पहले से परिमाण अब 3 गुना हो जाएगा। अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले से परिमाण आधा हो जाएगा। तो परिमाण बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। ठीक, परिमाण बदलने में कैसे बदलेगा? आंसर है जिस अदिश संख्या का गुणा होगा
या किया जाएगा। परिमाण उतने ही गुना हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने। अब इन पर मैं बेस्ड एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। इतना लंबा हमारे पास एक वेक्टर ए है। अब हमने क्या किया, इसमें 2a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम, ये है वेक्टर ए, अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो अब क्या होगा, क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा? दिशा बदलेगी क्या? नहीं। परिमाण बदलेगा, कितना हो जाएगा पहले से? 2 गुना। तो अगर ये 1 पूरा है तो इसका 2 गुना हो जाएगा। दिशा तो वही रहेगी, लेकिन परिमाण पहले की अपेक्षा देखो कितना हो गया, 2 गुना। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 गुना हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया इस पे, तो a इतना बड़ा है, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन का क्या होगा? वही रहेगी। परिमाण का क्या होगा? आधा हो जाएगा। तो अगर ये a है तो इसका आधा बचेगा, बस ये ऐसे। ये कौन सा वेक्टर होगा? हाफ वेक्टर ए। ये आधा ही बचेगा। फिर समझ आ गया आपको? तो ये एक सदिश में अदिश का गुणा कराने से होगा। परिमाण उतने गुना हो जाया करेगा। अब बढ़ेगा कि घटेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया है। अगर आप 3a कर दोगे, सदिश a में 3 का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन बदलेगी क्या? डायरेक्शन तो नहीं बदलेगी। अब ये पहले से 3 गुना हो जाएगा। इसका 1 2 3 समझ लेना आप, उसको 3 गुना हो जाएगा। इसमें 3 ऐसे टुकड़े आपको मिलेंगे, इतने बड़े बड़े 3 टुकड़े आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो हम स्टडी करने चल रहे हैं वो है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। किसी सदिश का घटक रूप क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझिए। मैंने एक्सेस बना ली ऐसे, ये वाई एक्सेस बना ली, ये जेड एक्सेस बना ली, और इस तरफ हमने बना ली एक्स एक्सेस। ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने इसमें कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी। वो क्या सिंबल है? हमने ये बनाया कि अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आप 1 यूनिट चलते हो, 1 यूनिट चलते हो, तो हम इसको सिंबल बनाया आई कैप। एक्स अक्ष की दिशा में आप एक मात्रक दूरी चलते हो, एक मात्रक दूरी। अगर बल है तो 1 न्यूटन, विस्थापन है तो 1 मीटर, वेग है तो 1 मीटर पर सेकेंड, जो भी है उसका 1 का हमने बनाया कि एक्स अक्ष की दिशा में जो 1 यूनिट होगा, एक मात्रक होगा, उसको हम किससे लिखा करेंगे? आई कैप से। वाई अक्ष की दिशा में जो एक मात्रक होगा उसको हम लिखा करेंगे जे कैप से, और जेड अक्ष की दिशा में जो एक मात्रक होगा उसको हम के कैप से डिनोट किया करेंगे। तो इनको हम इसीलिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि इनके सबके बीच का आपस का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, लंब कोणीय एकांक सदिश। तो ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप हैं, इनको हम संयुक्त रूप में क्या बोलते हैं? संयुक्त रूप में हम इनको बोलते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। वैसे आई कैप क्या है? आंसर है एक्स अक्ष की दिशा में एक मात्रक सदिश। एक्स अक्ष की दिशा में
एक मात्रक सदिश। जे कैप क्या है? आंसर है वाई अक्ष की दिशा में एक मात्रक सदिश। के कैप क्या है? जेड अक्ष की दिशा में एक मात्रक सदिश। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखिएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा एक पॉइंट है इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, मैं एक ऐसा फिगर बना लेता हूं, आप देखिए। ये इसका तल है नीचे वाला, ऐसा। चलो इस तरह से देख लो। ये हमने एक ऐसा यहां पर फिगर बनाया और मान लिया कि कहीं पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। अब थोड़ा ध्यान से देखें, किसी भी बिंदु, हम अभी पहले भी आपको समझा रहे थे कि अगर ये एक फिगर है और यहां पर एक पॉइंट P है इस जगह पर और उसके निर्देशांक x, y और z हैं, तो आप यहां पर कैसे पहुंचोगे? x अक्ष की तरफ कितना चलना पड़ेगा? x दूरी चलना पड़ेगा। y अक्ष की तरफ कितना चलना पड़ेगा? y दूरी चलना पड़ेगा। और फिर z अक्ष की तरफ कितना चलना पड़ेगा? z दूरी चलना पड़ेगा। ये आपको समझ में आता है? तो ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं। मूल बिंदु पर अगर आप हैं तो यहां पर पहुंचने के लिए x अक्ष की तरफ x दूरी, y अक्ष की तरफ y दूरी और z अक्ष की तरफ z दूरी आपको चलना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर OP का मान बताओ, तो वेक्टर OP का मान हम कैसे निकालेंगे? देखो, आप याद करें, वेक्टर OP को हम बिंदु P का स्थिति सदिश भी कहते हैं। अभी लास्ट इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था इसको। तो OP की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान से देखिए, P पर पहुंचने के लिए x की तरफ कितना चले आप? x दूरी। एक दूरी चलते हो तो उसके लिए वेक्टर क्या बना है? और आप तो x दूरी चले हो तो उसका वेक्टर क्या बन जाएगा? x i कैप। ये बात समझ में आई? एक दूरी चलने पर वेक्टर है i कैप, तो x दूरी चलने पर वेक्टर x i कैप। क्या आप पॉइंट P पर पहुंच जाओगे बस इतना चलने से? नहीं, उसके साथ अभी में y अक्ष में कितना चलना पड़ेगा? y दूरी। y अक्ष ऐसे है ना, तो आप ऐसे ही तो चलोगे। पहले x अक्ष पे यहां पर आए, फिर यहां पर आए और फिर इसके यहां पर आ जाओगे। तो y अक्ष की तरफ कितना चलना पड़ा? y दूरी। y अक्ष की तरफ जब एक दूरी चलते हो तो उसके लिए वेक्टर क्या है? j कैप। तो y दूरी चलोगे तो वेक्टर क्या हो जाएगा? y इंटू जे कैप। ऐसे ही z अक्ष की तरफ कितना चलना पड़ेगा आपको? z दूरी। एक दूरी चलने के लिए वेक्टर है k कैप, तो z दूरी चलने के लिए वेक्टर है z इंटू के कैप। ये किसी भी सदिश का, जिसे आप बोलते हैं कॉम्पोनेंट फॉर्म, x, y, z, ये इसके कॉम्पोनेंट हैं। इसको हम बोलते हैं अदिश घटक। ध्यान से देखिए, कोई पूछे कि OP के अदिश घटक बताओ, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट, तो OP के अदिश घटक हैं x, y, z। और अगर आपसे कोई पूछता है कि OP के सदिश घटक बताइए, सदिश घटक अंग्रेजी में वेक्टर कंपोनेंट, सदिश घटक होंगे x i कैप, y j कैप और z k कैप। ये अदिश घटक होते हैं। i कैप, j कैप और k कैप के गुणांक अगर बताओगे
तो ये उस सदिश के क्या हैं, अदिश घटक। अगर पूरा पोर्शन ही बता दोगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, तो ये उस सदिश के सदिश घटक होंगे, वेक्टर कंपोनेंट उसके होंगे। कुछ बात समझ में आई? तो जितना आप जिधर की तरफ चलोगे उसके साथ क्या लगाते जाओगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर हमने बोला कि एक बिंदु के निर्देशांक हैं 3, 4, 2, अब आप बताएं इसका कंपोनेंट के इसका वेक्टर कैसे बनाओगे आप? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप बनाना आ गया। अब आपको समझ आया? अच्छा, अगर कोई ऐसा सदिश है तो इसका परिमाण कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, उसके लिए हम रूल लगाते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके लिए हम यूज करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये चीज आपको समझ आ गई सभी को? ये हमने बताया किसी सदिश का घटक रूप कैसे आप बनाते हैं, किसको बोलते हैं अदिश घटक, किसको बोलेंगे सदिश घटक, ये सारी जानकारी हमने आपको दी। अगला जो 6th पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे ना, वो पढ़ने जा रहे हैं इकाई सदिश का। एकांक सदिश भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है और इसके कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक वेक्टर है और ये वेक्टर है आर, और इसका कोई सदिश है, कंपोनेंट फॉर्म है इसका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये इसका घटक रूप दिया गया है। तो ये एक वेक्टर है, इसका ये घटक रूप है, इसकी अपनी एक निश्चित दिशा है, इसका अपना निश्चित एक परिमाण है। अब हमको तो पता लगाना है एकांक सदिश। एकांक सदिश ये जिस भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता होगा उसका कुछ ना कुछ परिमाण होगा कि नहीं होगा। अगर ये बल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बल का भी तो निश्चित एक परिमाण होगा, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, कुछ तो होगा कि नहीं होगा। अगर वेग को रिप्रेजेंट करता है तो वेग का एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड होगा कुछ ना कुछ। अगर त्वरण को बताता है तो त्वरण का एक निश्चित परिमाण होगा। जितना भी इसका परिमाण है उस परिमाण के उतने ही टुकड़े कर दो। जैसे अगर ये 50 न्यूटन बल को प्रदर्शित करता है तो कितने टुकड़े कर दो? 50। अगर ये 40 मीटर पर सेकंड के वेग को रिप्रेजेंट करता है तो कितने टुकड़े कर दो? 40। अगर ये कुछ भी, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण को रिप्रेजेंट करता है तो कितने टुकड़े कर दो? 5। तो ऐसा जो एक टुकड़ा मिलेगा आपको, एक पार्ट मिलेगा, उसको हम उस सदिश राशि का इकाई सदिश कहा करेंगे। बाई चांस एज ए एग्जाम्पल, ये एक 10 न्यूटन बल को रिप्रेजेंट करता है, एज ए एग्जाम्पल हमने मान लिया। तो कितने टुकड़े हमने करने पड़ेंगे इसके? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पार्ट्स हमने कर लिए। अब इसका जो हर एक पार्ट है ना, यही है इसका, और ये कितना पार्ट होगा? 1 न्यूटन। यही इसका इकाई सदिश कहा जाया करेगा। अगर आप इसको वेक्टर आर से पूरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इतने को आप रिप्रेजेंट करोगे आर कैप से। समझ आया आपको? तो ये यूनिट वेक्टर होता है, ये मात्रक सदिश होता है, इकाई सदिश जिसको कहते हैं। ये सब यूनिट वेक्टर है बेटा। हर टुकड़ा एक यूनिट को बताता है कि नहीं बताता है? तो ये सब यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अगर कोई ऐसा वेक्टर दिया तो हम उसको ज्ञात कैसे करते हैं? उसको ज्ञात करने के लिए अब आप खुद सोचिए, कितने न्यूटन का टोटल फोर्स था, आपने कितने टुकड़े कर दिए, यानी कि पूरे में 10 से भाग दे दिया कि नहीं दे दिया? आपने क्या कर दिया? सदिश में उसके परिमाण का भाग दिला दिया। तो बस ठीक है, यही यूनिट वेक्टर का रूल है हमारा कि अगर आर कैप आपको चाहिए तो पूरे वेक्टर में वेक्टर आर के मॉड्यूलस से आपको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, उतने टुकड़े उसके करने पड़ेंगे आपको। अब ये कैसे हो पाएगा भाई? वेक्टर आर कहाँ है? ये है,
तो हमने लिख दिया एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर का मॉड्यूलस क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये परिमाण आ गया। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। आर कैप इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इंटू आई कैप प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वेयर जे कैप प्लस जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और उसके साथ के कैप। ये आ गया वेक्टर आर का इकाई सदिश, वेक्टर आर का मात्रक सदिश। समझ आया? तो ये क्या है, पूरा आर का वेक्टर। अगर हमको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, मात्रक सदिश चाहिए, तो इसी के परिमाण से हमको सभी में क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर और यूनिट को हम उसके ऊपर कैप लगा के प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर आर का मात्रक सदिश, तो वेक्टर आर का जो मात्रक सदिश होगा उसे आर कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, आर कैप, ऐसा इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है बेटा। सेवेंथ जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर कोई दो सदिश दिए गए हैं तो वो सदिश आपस में संरेख हैं या नहीं संरेख हैं, उनकी शर्त क्या होगी। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने दो सदिशों के संरेख होने की बात की थी। संरेख होने का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब है पैरेलल, एक दूसरे का कैसा होना, समांतर होना, ये संरेख की शर्त थी। याद आया आपको? तो कोई दो सदिश अगर आपस में संरेख हैं तो उनकी क्या शर्त है। तो अगर हमारे पास दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी दो सदिश संरेख हों तो ए व बी दो सदिश संरेख हों तो आवश्यक रूप से वेक्टर ए शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। आप सिर्फ ए के इक्वल ही लैम्डा बी नहीं, आप बी इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा ए भी कर सकते हैं। अगर ए और बी दो सदिश है और वो इन शर्तों को पूरा करते हैं, लैम्डा कोई भी नंबर है, एनी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आपके वेक्टर ए और बी इस शर्त को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए और बी दोनों आपस में कैसे हैं, संरेख हैं, दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ये मानेंगे। जैसे एक एग्जांपल से हम आपको इसको क्लियर करते हैं। जैसे मेरे पास एक वेक्टर ए है, क्या है हमारे पास एक वेक्टर ए, हमारे पास देखो जैसा कि मैंने बताया सिर्फ ए इज इक्वल टू लैम्डा बी नहीं, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा ए भी आ सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे पास एक वेक्टर बी है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और हमारे पास एक वेक्टर ए है माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा दिया हुआ है। तो अब हमसे पूछा गया कि बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर संरेख होंगे या नहीं होंगे। हम कैसे पता लगाएंगे, हमने ए को यहां से ले लिया और इस ए में -3 कॉमन कर लिया, -3 कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब हम क्या देखते हैं कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ये किसके बराबर है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख दिया, बी। आप देखो ऐसी एक शर्त बन गई कि नहीं बन गई, प्लस माइनस दोनों नहीं चाहिए हमको, प्लस चाहिए या माइनस,
तो माइनस और एक नंबर है और उसके बाद बी आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों संरेख हैं। अगर कभी b इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा ए आ जाए तो भी संरेख है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं लिख देता हूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। वेक्टर b इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा वेक्टर ए आ जाए तो भी दोनों संरेख हैं आपस में, ठीक है। क्या इस एग्जाम्पल से ये बात आपको समझ आई या नहीं आई भाई? आया समझ में? इस फॉर्म में आ रहा है, अगर इस रूप में आपको मिल जाए तो समझ जाएं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर संरेख हैं, कोलिनियर हैं, ठीक है। तो ये हो गई दो सदिशों के संरेख होने की शर्त, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको, नोट करें।